हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, कल हमने चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 शुरू किया था, जहां पे हमने बहुत सारी स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन देखा। कल हमने देखा कि किसको हम लिविंग बोलेंगे, किसको हम लिविंग बोलेंगे और किस बेसिस पे बोलेंगे। ठीक है, हमने कुछ रूल्स देखे, हमने ऑर्गेनाइजेशन देखा कि किस तरह से ICDN, ICZN करके ऑर्गेनाइजेशन थी। उन्होंने प्लांट्स का, एनिमल का नामकरण करने के लिए क्या क्या स्टेप्स देखे। क्लियर। एंड हमने बायनॉर्मल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ठीक है, और किस तरह से कैरोलस लीनियस या ICDN, ICZN ने रूल्स निकाले कि आपको किसी का भी नाम रखना है तो आपको 4 रूल्स क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। तो आज अपने फट से पहले की क्लास शुरू करें। मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ वापस से रूल्स का एक बार क्या करोगे, रिपीटेशन करोगे। क्लियर। तो रूल नंबर 1 क्या था आपका, सबसे पहले बायनॉर्मल नॉमेनक्लेचर का, कि जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं उनके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। क्लियर। पहला कंपोनेंट आपको जीनस बताता है, तो दूसरा कंपोनेंट आपको उसका स्पीसीज बताएगा, राइट। यही पता था हमने। जो सामने क्या देखा कि जीनस का जो पहला लेटर होगा वो हमें क्या बताता है बेटा, कि वो कैपिटल लेटर होगा, एंड स्पीसीज का पहला लेटर कैसा होता है, स्मॉल लेटर। क्लियर। जो सामने देखा कि जितने भी साइंटिफिक नेम होंगे, जैसे आपने एग्जांपल लिया मैंजीफेरा इंडिका, कि भाई वो एक मैंगो का नाम है, साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पे मैंजीफेरा और इंडिका शब्द कहाँ से आया है, ये आया है आपके लैटिन भाषा से। ठीक है। अब लैटिन से क्यों आया, क्योंकि लैटिन एक तरह की डेड लैंग्वेज है। आज के समय में इसको कोई इस्तेमाल नहीं करता, तो कोई लड़ाई नहीं करेगा कि भाई हमारी भाषा आपने क्यों दे दी इस स्पीसीज को। क्लियर। तो यहाँ पे उस तरह से फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा था कि कोई भी साइंटिफिक नेम को जब आप हैंड रिटन करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन, और जब आप उसको टाइप करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको इटैलिक फॉन्ट में टाइप करना पड़ेगा, ताकि वो उसे बताए, उसको पढ़ने वाले को पता चले कि वो क्या है, एक तरह का साइंटिफिक नेम है। क्लियर। जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये चैप्टर अपने 2 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट में हमने नोट्स किया, और हमने आधा ही नोट्स किया, ठीक है, एंड दूसरे पार्ट में हम इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। तो आज हम वापस से शुरू से एनसीईआरटी एक बार रिवाइज करेंगे कि हमने जो नोट्स में देखे, हमने जो बातें की, दरअसल वो एनसीईआरटी में कैसे लिखी हुई है। क्लियर। उसके बाद आगे के जो भी टॉपिक्स हैं हम एनसीईआरटी के साथ साथ में क्या करेंगे, कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, चलो रेडी है सभी, आ जाओ। चैप्टर का नाम क्या है बेटा आपका, लिविंग वर्ल्ड। कल भी हमने यहीं से शुरुआत की थी, आज भी अपने यहीं से करेंगे। लिविंग वर्ल्ड तो जितने भी जीव जंतु जो क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, ये सब के बेसिस पे तो बोलोगे। लेकिन आपको 100% किसी को लिविंग डिफाइन करना है, तो उसके लिए क्या था हमारे पास, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी। के अंदर क्या आया था आपका, मेटाबॉलिज्म, एंड दूसरा था आपका कॉन्शियसनेस, राइट। चलो आज चैप्टर शुरू करेंगे, तो पूरा स्टार्टिंग से रीड करेंगे अपनी लाइन टू लाइन। इसमें नीट में तो पिछले 2 साल से कोई सवाल नहीं आया है, लेकिन इसमें आता है तो बस 1 से 2 सवाल का वेटेज होता है। ठीक है, तो हमने आए भी कहीं से भी आए, हम रेडी हैं भाई, सवाल दे दो। चलो आ जाओ। टॉपिक का नाम देखोगे, 2 टॉपिक आपको चैप्टर में पढ़ना है। पहला आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, एंड दूसरा आपका टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। इसमें से पहला टॉपिक हमने कल ही कवर किया। ठीक है, तो जिन बच्चों ने भी पार्ट 1 नहीं देखा, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि फट से जाओ और पहले पार्ट 1 देख के आओ, ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ सके। ओके, चलो आ जाओ। डन। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ओके, तो यहाँ पे रीडिंग करते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, एनसीईआरटी क्या कह रही है। देखो, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, है ना, द वाइड रेंज ऑफ द लिविंग टाइप इज अमेजिंग, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म वुड बी कोल्ड माउंटेन, deciduous forest, ocean, fresh water lake, desert और hot spring leave us speechless। अच्छा पहले तो ये बताओ, आप स्पीचलेस हो कि नहीं इतनी सारी ब्यूटी देख के नेचर की, कि भाई नेचर के अंदर पहाड़ है, पानी है, डेजर्ट है, डेसिडस फॉरेस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या तुम स्पीचलेस हो, तो बोला हाँ भाई स्पीचलेस है हम, है ना, इतनी सुंदर नेचर मिली हमें। क्लियर। अब यहाँ पे द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, गैलोपिंग हॉर्स का मतलब क्या होता है, दौड़ते हुए घोड़े, है ना। चलो, गैलोपिंग हॉर्स, द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर और द अटैकिंग शार्क इवोक ऑ का मतलब क्या होता है, हैरानी, हैरान कर देना, है ना, एंड द डीप सेंस ऑफ वंडर। यानी कि एनसीईआरटी हमें इंट्रोडक्शन में क्या बता रही है कि भाई दुनिया में बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं, क्या आप उन सब चीजों को देख करके खुश हो रहे हो, क्या आप उसको देख के लग रहे हो ओ माय गॉड हम कितने सुंदर वर्ल्ड के अंदर रहते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है, आगे चलते हैं। The ecological conflict and the cooperation among the members of a population and among the population of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect us। बेटा तो छोड़ो, आगे चलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, आई डोंट थिंक इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है,
तो यू कैन स्किप दैट पार्ट, है ना। ये कुछ एनसीईआरटी अपनी अंग्रेजी शो ऑफ कर रही है, ठीक है। आ जाओ नीचे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जो कि हमारा पहला टॉपिक है। तो टॉपिक वाइज ही मैं आपको बताते चलूंगी कि इस टॉपिक में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके चलो, तो सबसे पहले क्या है आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट पॉटेड प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड, योर पेट और अदर एनिमल और द प्लांट। बोले कि आप कहीं पे भी देखो, एक पौधे को देखो, अपने घर में पालतू जानवर को देखो, किसी को भी देखो, वो सारे क्या है बेटा आपके अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई 4 पैर पे चलने वाला, कोई 2 पैर पे चलने वाला। क्लियर? There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes, but they are also around you. तो एनसीईआरटी को क्या बोल रही है कि दुनिया में सिर्फ एक आप ही नहीं हो, या सिर्फ एक वही जीव जंतु नहीं है जो हमें आंखों से दिखाई दे रहे, है ना। दुनिया में हमारे अलावा, ऑर्गेनिजम्स के अलावा, प्लांट्स एनिमल्स के अलावा भी बहुत सारे जीव जंतु हैं जो हमें दिख तो नहीं रहा, लेकिन वो एग्जिस्ट तो करते हैं हमारे साथ। क्लियर? तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले क्या है, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दैट यू कैन सी रिप्रेजेंट द स्पीसीज। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो, चाहे वो घोड़ा हो, गधा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, इंसान हो, प्लांट हो, कोई भी हो, सबके सबके आपके स्पीसीज है। तो इसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकला आपका, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 से 1.8 मिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप क्या कहोगे, दिस इंटायर नंबर इज रेफर्स टू एज द बायोडाइवर्सिटी, कि भाई दुनिया में इतनी की बायोडाइवर्सिटी है 1.7 से लेके 1.8 मिलियन की। अब अगर हमें इसको लाख्स में कन्वर्ट करना पड़े तो कितना होगा मैम, इट कम समथिंग अराउंड 17 to 18 लाख। ठीक है, कितना हो गया आपका 17 से लेके 18 लाख। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, चलो सब बताते चलेंगे ना कि क्लियर है यहाँ तक मैम। क्या पहले पेज में किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी? क्लियर, क्योंकि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर शुरुआत में आपको इंट्रोडक्शन दिया, बातें की कि लिविंग है, क्यों है, सुंदर है, या कितने अच्छे नेचर के अंदर आप रह रहे हो। क्लियर? इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया कि टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं धरती पे, वो कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन, बोले तो 17 से लेके 18 लाख। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डन? कहाँ गया, एक सेकेंड बेटा, आई थिंक कुछ एरर आ गया है या ओके। चलो, दिख रहा है ना सभी को? बोलते चलेंगे ना, कोई दिक्कत होगी तो आप बताते भी चलोगे कि मैम को दिक्कत हो रही है, तो मुझे पता चले। आ जाओ, नेक्स्ट क्या आपका यहां तक हो गया कि दिस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन। ठीक है, वी शुड रिमेंबर हियर दैट वी एक्सप्लोर न्यू एरिया एंड इवन न्यू ओल्ड वंस। ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। तो जितना डेटा एनसीईआरटी ने दे दिया कि भाई 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं धरती पे, तो क्या ये दम है कि भाई इतने ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको कल भी मैंने बोला कि इसमें जितनी भी आप ऑर्डर्स पढ़ रहे हो या जितने भी आप संख्या के बारे में बात कर रहे हो, सबके सब कैसे आपके रफ एस्टिमेशन है, क्योंकि हम गिनने तो गए नहीं भाई कि सही में वहां पे इतने हैं। तब तक आप जब को नए ढूंढोगे, जब तक आप किसी और को ढूंढोगे, तब तक कोई नया डिस्कवर हो गया होगा। जब आप किसी दूसरे को ढूंढने जाओगे, तब तक कोई दूसरा एक्सटिंक्ट हो चुका होगा। तो हम यहाँ पे बोलने का मीनिंग क्या है कि आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि टोटल इतने ही स्पीसीज जो है वो दुनिया में प्रेजेंट है। ये ऊपर नीचे आंकड़ा हो सकता है। ओके, चलो, क्या यहाँ तक सबको क्लियर? आगे चलते हैं। As stated earlier, there are millions of plants and the animals in the world. We know the plants and the animal in our own area. अब यहाँ पे कल मैंने आपको इस टॉपिक में पढ़ाया था लोकल नेम का कंसेप्ट, राइट? तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, आपके लोकल नेम्स की। ठीक है, कि भाई आप अपने घर में किसी को कुछ भी नाम से बुलाते हो, क्या वो उसी नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है? बिल्कुल नहीं। उसका कोई अपना एक नाम होता है जो उसकी पहचान होता है, उसी नाम से वो सब जाना जाएगा। स्कूल में जाना जाएगा, कॉलेज में जाना जाएगा, जॉब पे जाना जाएगा। ठीक है, भले वो उसके घर वाले उस नाम को जानते हैं, लेकिन वो बाहर पब्लिकली तो उसको कोई नहीं जानता। सीधी सी बात है। क्लियर? तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है कि यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, है ना, और उन सबको अपने अपने एरिया में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। वैसे नाम को हम क्या कहते हैं? लोकल नेम। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री। अब इसका कोई एग्जाम्पल, ठीक है, आप दे सकते हो। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to define organism we are talking about. तो अगर मान लो कि मैं किसी चीज को अपने घर में
किसी दूसरे नाम से बोल रही हूँ, और दूसरे कई जगह पे उसको उसी सेम चीज को किसी और नाम से बोल रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब आप कहीं और बाहर जाओगे तो आप तो अपने जगह का नाम बोलोगे कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर एक्स चीज चाहिए, लेकिन वो तो उस नाम से जाना ही नहीं जाता, तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा ना, वो परेशान हो जाएगा भाई ये मांग क्या रहा है ना। तो आप बोलोगे भाई वो दिखता है ना उसकी प्रॉपर्टीज कुछ होता है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंफ्यूजन अराइज हुआ। तो इसकी वजह से हमें जरूरत किसकी पड़ी कि हमें क्या करना है, एक ऐसा नाम चाहिए जो नाम कैसा हो बेटा, जो पूरी दुनिया में जाना जाए। ठीक है, क्लियर है सबको। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ आपके लिए, है ना, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले, समझ सको आप अच्छे से। इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे, एक सेकेंड, है ना। आज क्लियर, हम सब देंगे मैम, कितना दिखाई दे रहा है हमें, ये बिल्कुल क्लियर है। आप अपनी एनसीईआरटी सामने रखोगे ना, मैं जैसे जैसे अंडरलाइन करा रही हूँ आप अंडरलाइन करोगे, जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ आप वो इंपॉर्टेंट मार्क भी करोगे। डन, आज नेक्स्ट, यहां तक सबको क्लियर हो गया, आगे चलो। Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all around the world, and this process is known as the nomenclature. तो कल ही आपको बताया कि भाई कंफ्यूजन नहीं हो कि आप किस चीज को किस नाम से बुला रहे हो अपने घर में, और सेम चीज को बाहर किसी और नाम से जाना जा रहा, तो कंफ्यूजन होगा। तो हमें कंफ्यूजन को दूर करना है। तो उसका सोल्यूशन क्या निकला कि भाई आप सबको क्या करो, एक पर्टिकुलर नाम ही दे दो। आपने उसको अगर आम बोला तो हर जगह वो मैंजिफेरा इंडिका के नाम से ही जाना जाए, है ना। तो कोई भी जगह पे भले उसको आम ना बुलाते हो, किसी और नाम से बुलाते हो, लेकिन आपने मैंजिफेरा इंडिका बोला तो वो तो उसका एक पर्टिकुलर नेम है जो यूनिवर्सली चलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो हमारे नाम को स्टैंडर्डाइज कर दे, जो हमारे नाम को क्या दे, एक यूनिक नाम दे। क्लियर। और ऐसे सिस्टम को, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर बोले तो नामकरण करना। ठीक है, आज obviously nomenclature or naming is only possible way when the organism is described correctly and we know to what organism is the name is attached to। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या nomenclature करना इतना आसान है, बिल्कुल नहीं। आपको नाम किसका रखना है, क्या आप ऐसे किसी को भी, मैंने बोला भाई एक नाम दे दे, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि हमें नाम किसका देना है, प्लांट का नाम ढूंढना है, किसी पेट का एनिमल का नाम रखना है, कि किसी ह्यूमन के बच्चे का नाम रखना है। तो आपको मुझे हिंट देना पड़ेगा ना कि भाई एक इंसान का नाम सोच, एक कुत्ते का नाम सोच, है ना, मेरे घर में एक छोटा पपी आया है मैंने अडॉप्ट किया है, उसका नाम सोच। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको नाम रखने से पहले उसको अच्छे से पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात किसकी है, आपकी स्टेप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर की। किसकी आई बात यहाँ पे, स्टेप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, कि अगर आपको किसी का नाम रखना है तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद अपने रूल्स के ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्या होता है कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कल ऋतिक रोशन का एग्जांपल लिया था हमने, आप में से बच्चों ने जवाब दिया था। तो सबसे पहला क्या होता है, पहले आप उसको पहचानो। पहला स्टेप क्या हो गया आपका, आइडेंटिफिकेशन, कि आप पहले क्या कर रहे हो, आप उसको पहले पहचान रहे हो कि वो प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन है, कोई कौन है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा, फिर आप उसकी प्रॉपर्टी देखोगे कि भाई ये काला है, गोरा है, 4 पैर है, फोटोसिंथेसिस करता है नहीं करता, क्या खाता है क्या नहीं खाता, रिप्रोडक्शन कर रहा है नहीं कर रहा। इसके बेसिस पे आपने क्या किया, कैरेक्टराइजेशन किया, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखिए आपने, उसको क्या कहते हैं, कैरेक्टराइजेशन। ओके, एंड फाइनली आप क्या करोगे, उसको नॉमेनक्लेचर करोगे कि अच्छा ये ऐसा है और इसका नाम हमें ऐसा रखना है। कल एग्जांपल दिया था ना, हॉस्पिटल से बेबी पैदा हुआ तो नर्स ने बोला भाई लड़का है, तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, पहले लड़का है वो पहचाना आपने, देखिए उसके बाद बुआ ने क्या देखा, ये काला है, तो बुआ ने प्रॉपर्टी देखी ना, फिर देखिए और इसका नाम कल्लू रख दो, काला दिख रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपने उसके स्टेप्स को फॉलो किया, यानी कि आप उसके फीचर देखते हो, फीचर देख के आप क्या करते हो, उसका नाम रखते हो। एंड लास्ट उसमें एनसीईआरटी ने दिया कि भाई आप उसको क्या कर दो, क्लासिफाई कर दो। अब आप उसको बताओ कि आप उसको कौन से हायरार्की के अंदर रखोगे, वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे 4 स्टेप में नहीं लिखवा रही। क्लियर, आगे चले, चलो अब रीड करते हैं। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism। तो अब क्या हुआ, बहुत सारे अलग अलग जनरेशन में, अलग अलग समय पे बहुत सारे साइंटिस्ट है जिन्होंने बोला कि भाई नाम रखना है, तो क्या क्या रूल होने चाहिए, ऐसे तो कुछ भी नहीं, रैंडमली तुम कुछ भी नाम रख दे रहे हो। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ रूल्स की बात चली, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने कुछ रूल्स बनाए, किसी का रूल अच्छा था, किसी में कुछ डिसएडवांटेज था, किसी का कुछ कमी था, ड्रॉबैक था, तो रूल्स नहीं चले। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, आपके कैर्लस लीनियस जिनके बारे में आपने पढ़ा, उनका रूल सक्सेसफुल हुआ, और आज भी हम बायोलॉजी के अंदर उनके रूल को इंप्लीमेंट करते आ रहे हैं। क्लियर।
अब यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, फॉर द प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन द एग्रीड प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल बोले तो बेटा यहाँ पे उसूल, रूल्स, नियम है ना, एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। यानी कि जितने भी प्लांट्स का नाम रखना पड़ेगा उसके लिए हमें किसकी बात सुननी पड़ेगी, आईसीबीएन की। किसकी बात सुननी पड़ेगी, आईसीबीएन की, बोले तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? वही अगर आपको नाम किसी एनिमल का रखना है तो एनिमल के लिए हमें किसका लेना पड़ेगा, दैट इज फ्रॉम दी आईसीजेडएन की हेल्प लेनी पड़ेगी। फुल फॉर्म क्या है इसका, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बोले तो आईसीबीएन एंड आईसीजेडएन। तो कौन रखेगा प्लांट का नाम, बीएन, ठीक है, और एनिमल का नाम जेडएन। ये इतना भी याद रखोगे तो भी आपको चलेगा। और इंटरनेशनल है बेटा, इंटरनेशनल इंटरनेशनल अलग मत करना है ना। चलो अब आगे चलते हैं। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म, अब देखो साइंटिफिक नेम का पर्पस क्या है, उसका एम क्या है। पहला एम क्या बोला एनसीईआरटी ने कि भाई साइंटिफिक नेम पहले तो ये इंश्योर करता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो, है ना। जैसे आपके घर में अगर आपका नाम कुछ है तो वो सेम नाम के पापा आपके भाई को नहीं देंगे, है ना, आपकी बहन का नाम अलग होगा, फैमिली में आसपास तो नहीं होगा किसी का नाम। वो बात होता है कि एक घर में निकल जाते हैं बच्चे एक नाम वाले, लेकिन यहाँ पे नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक पर्टिकुलर नाम होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी साइंटिफिक नेम, है ना, ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। यानी कि वो नाम कैसा होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। अगर आप इंडिया में उसको इस नाम से बुला रहे हो तो आप चाहे अमेरिका चले जाओ उसको भी उसी नाम से जाना जाएगा। क्लियर, पहला एम क्लियर हो गया। दूसरा, it also ensure that such name has been not used for any other organism। चलो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं। दूसरा क्या देखेंगे अपने, एम फॉर नोमेनक्लेचर, हमें नाम करने की जरूरत या नामकरण करने की जरूरत या बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर देने की जरूरत क्यों पड़ी, या इसका एजेंडा क्या है, क्या करना चाहते हैं, है ना। तो पहला क्या है भाई, ये इंश्योर करता है, इट इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म has a specific name, कि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक स्पेसिफिक नाम हो। दूसरा क्या इंश्योर करता है, सेकेंड, इट इंश्योर दैट वन नेम गिवन टू वन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी given to other organism, कि भाई आपने अगर एक ऑर्गेनिज्म को एक नाम दे दिया वो सेम नाम आप दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं दोगे। जैसे आप सब इंस्टा चलाते हो, इंस्टा पे आपका नाम से कितने सारे लोग हैं, जो सपोज आपका नाम है आलोक, तो आलोक के नाम से तो दुनिया भर में कितने लोग होंगे, ठीक है। तो अब मुझे आपको फॉलो करना, मुझे कैसे पता चला कि मैं जिस आलोक को जानती हूँ ये उस आलोक की आईडी है। तो आपकी आईडी क्या है, अगर आपका सेम नाम, सेम तरह का फॉन्ट किसी ने ले लिया है, स्टाइल ले लिया है, तो क्या मुझे सेम नाम से वो मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा अपने नाम के अंदर, यूजर नेम बदलना पड़ेगा, अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा, या ABCD या 1 2 3 4 कुछ भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुई, उससे आपकी पहचान हुई। तो आपने क्या किया, इंश्योर किया कि भाई मेरा जो आईडी हो वो सेम नाम से किसी दूसरे की आईडी नहीं हो। तो इसका भी सेम पर्पस है। पहला क्या, कि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक ही नाम होना चाहिए, जैसे 2 3 नहीं होने चाहिए। एंड दूसरा क्या, कि हर एक ऑर्गेनिज्म को जो आपने नाम दिया वो उसी नाम से पूरी दुनिया में जाना जाए, वो नाम अब किसी को अब दूसरा दोगे नहीं। क्लियर, यहां तक पूरा मैंने आपको समझा दिया। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर शुरू हो गई कि साइंटिस्ट का नाम क्या था हमारा, द साइंटिस्ट हु गिवन द बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर इज योर कैरोलस लिनियस। ठीक है, बायनॉमिनल बोले तो बाई यानी दो नाम देने का जो प्रचलन होता है ना, जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर। और ये सिस्टम दिया किसने था, कैरोलस लिनियस ने। क्लियर, चलो मैं रीड कर रही हूँ। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड द साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो पहला सवाल आपका यही आता है कि भाई हमें नेम्स को, लोकल नेम को स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आप कारण इसका आंसर जान गए हो अभी तक कि भाई अगर हम एक नाम से किसी ऑर्गेनिज्म को अपने एरिया में जान रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सेम नाम से दूसरी जगह भी जाना जाएगा, है ना। तो हमें जरूरत थी क्या, कि हम नाम को स्टैंडर्डाइज कर दें, कि भाई हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक पर्टिकुलर नाम हो, इसी को दे दिया तो सेम नाम किसी और को देना नहीं है।
क्लियर, ये पर्पस था इसका। चलो हो गया। दूसरा सवाल ये आता है कि व्हाट इज बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। तो आपको बताना है कि हर एक साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट होते हैं, जहां पे एक उसका जेनेरिक नेम बताता है, बोले तो उसका जीनस बताता है ना, और दूसरा क्या बताता है उसका स्पीसीज एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट बोले तो स्पीसीज बताता है। ठीक है, अब जिन बच्चों को नहीं पता कि मैम जीनस क्या होता है, मैम स्पीसीज क्या होता है, शॉर्ट में आपको बहुत सीधी सी बात में बोलूं तो जीनस बोले तो प्रजाति और स्पीसीज बोले तो जाति। अब एग्जांपल लो, जिन बच्चों को अभी भी समझ नहीं आया, आपके सामने मैंने 5 कुत्ते बिठाए, ठीक है, अब सारे के सारे क्या है बेटा, डॉग है, क्लियर, लेकिन एक उसमें से पमेलियन है, एक उसमें से लैब्राडोर है, एक उसमें कुछ पप है, अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या है, जीनस तो सबका सेम है, लेकिन सबकी स्पीसीज क्या है, अलग अलग है, कोई दूसरी नस्ल का है, कोई दूसरी नस्ल का है, राइट। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है आपके जीनस क्या है और स्पीसीज क्या है। अभी के लिए इतना समझ लो, आगे अपनी डेफिनेशन देखेंगे तो वहां पे हम आगे की भी बात करेंगे। क्लियर, आगे चलू, चलो आई नीड टू रब इट, ठीक है, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं इसको क्लियर कर रही हूँ, ये उड़े ना बस, और यही हो रहा है। आई थिंक इसमें कुछ इश्यू है सर, आई हैव टू रब इट कंप्लीटली। ये बेटा हम ठीक कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पक्का, कि हम इसको बिना मिटाए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो आगे, ओके। अब यहां से हमारा शुरू हो गया रूल, दिख रहा है सभी को, आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय द कैरोलस लीनियस, ओके, एंड यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं किसका, मैंगो का, कल भी मैंने आपको दिया था, आज भी हम एनसीईआरटी के हिसाब से समझते हैं। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम हो क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, ओके। अच्छा, क्या साइंटिफिक नेम, मैंजीफेरा इंडिका, ओके। तो इसके रूल्स देखते हैं क्या क्या चीजें हैं भाई, इसमें रूल्स में क्या क्या दिया हुआ है, क्लियर बेटा सबको, आ जाओ, ठीक है। सबसे पहला क्या है आपका कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक। तो पहला रूल क्या बोलता है कि जितने भी साइंटिफिक नेम होंगे सबके सबको आप कौन से भाषा से लोगे, लैटिन भाषा से लोगे। क्यों लोगे लैटिन से, क्योंकि एक ऐसी लैंग्वेज है, डेड लैंग्वेज है। एक सेकेंड, कुछ ना कुछ शगुन के बिना काम ही नहीं चलेगा हमारा, करेक्ट कैसे करे इसको, एक सेकेंड, हाँ बोलो ना, हर जगह इसको चाहिए कुछ ना कुछ तो ये करेगा ही। पहला शगुन क्लास का, ओके, आ जाओ, यहाँ तक देखो, अभी चलते, ओके, आ जाओ। क्लियर, ओके। पहला क्या आपका कि बायोलॉजिकल नेम्स कैसे होते हैं आपके, लैटिन भाषा के होंगे, एंड लिखते किस में, हम उसको इटैलिक में लिखते हैं, क्लियर। तो क्यों लिखते हैं इटैलिक में, ताकि हम उसको बता सके, दिखा सके कि भाई ये क्या है, एक साइंटिफिक नेम है, ठीक है। चलो, और कहीं से भी ढूंढा गया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, नाम हमेशा कहां से दोगे, लैटिन भाषा का ही दोगे। ये दूसरा, जो फर्स्ट वर्ड होता है आपका वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस, वही जो आपका सेकेंड वर्ड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, स्पीसीज। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे, दोनों ही साइंटिफिक नेम में जितने भी जो नेम होते हैं, है ना, सब उसको हाथ से लिखोगे तो क्या करोगे, उनको अंडरलाइन करोगे, लेकिन कैसे अंडरलाइन करोगे, सेपरेटली। कई बार बच्चे एग्जाम में अंडरलाइन शब्द तो लिखते हैं लेकिन सेपरेटली अंडरलाइन नहीं लिखते, तो आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना है ना दोनों को। अभी हम देखेंगे कि सही लिखा है कि नहीं लिखा हमने। और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन, और जब इसको आप प्रिंट करोगे तो कौन सी फॉन्ट में करोगे, प्रिंट इटैलिक में करोगे। अब इन सब रूल्स को फॉलो करके हम एक नाम लिख के देखते हैं। अब मैंजीफेरा इंडिका तो बहुत कॉमन हो गया, जैसे आप यहाँ देख रहे हो तो इसका फॉन्ट देख रहे हो, बाकी के फॉन्ट से अलग है ना, इट इज इन इटैलिक फॉन्ट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है भाई, वी आर होमो सेपियंस, राइट। ऑल्दो वी आर होमो सेपियन, सेपियन है ना, तो ज्यादा इवोल्यूशन हो गया हमारा, लेकिन होमो सेपियन, तो वी आर होमो सेपियंस। तो दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। मैंने लिखा कैसे, अब भाई मुझे होमो और सेपियन लिखने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं जानना है कि ये लैटिन में है कि नहीं, क्योंकि सारे साइंटिफिक नेम बन चुके हैं। तो मतलब जितने भी साइंटिफिक नेम है सबके सब कैसे हैं आपके, लैटिन भाषा से ही लिए हुए, यानी कि होमो कैसा शब्द है, लैटिन वर्ड है, सेपियन कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, क्लियर। चलो, तो यहाँ पे मैंने देखोगे तरीका, तो मैंने क्या लिखा है, एच कैपिटल, एस में ये स्मॉल है, ओके, नॉट बिग कैपिटल नहीं, ओके। तो क्या है, एस मेरा स्मॉल, दोनों को मैं जब हाथ से लिखा तो मैंने क्या किया, इनको सेपरेटली अंडरलाइन। तो हमने बिल्कुल रूल फॉलो किया, बिल्कुल फॉलो किया, बोल देंगे सब, है ना मैम, हाँ बिल्कुल फॉलो किया मैम।
चलो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, आगे चले, आज नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, आज फोर्थ रूल क्या कहता है हमारा, ठीक है। अब देखो फोर्थ रूल क्या कहता है। फोर्थ रूल कहता है द फर्स्ट वर्ड जो आपका जीनस रिप्रेजेंट करता है वो कैसा होगा आपके कैपिटल लेटर में, अभी हमने देख लिया, और जो स्पीसीज का पहला अक्षर होगा वो कैसा होगा आपका स्मॉल लेटर में। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो अगर आपको एग्जाम में आए कि आपको रूल्स ऑफ बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर एक्सप्लेन करना है या रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर एक्सप्लेन करना है, तो आपको ये चारों के चारों रूल्स क्या करने पड़ेंगे, बोलने पड़ेंगे, राइट। चलो अब हम चलते हैं कि हम साइंटिफिक नेम में अगर मुझे जिसने ढूंढा है उसको क्रेडिट देना पड़े तो हम उसको कैसे क्रेडिट देंगे, क्लियर। अब जस्ट सपोज यहाँ पे हम लेते हैं लीनियस की बात। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिया एक नाम दैट इज कॉल्ड द मैंजीफेरा इंडिका, है ना। कल भी कुछ बच्चे बहुत होशियार, उन्होंने आंसर भी किया था हमें, है ना, कि भाई ये साइंटिफिक नेम लिखने का सही तरीका है क्रेडिट देते हुए। तो यहाँ पे अगर देखो तो इतना में तो सब कुछ सेम है, जैसे हम रूल की बात कर रहे थे, लेकिन अब क्या अलग हो गया मैम, अब अलग देखो क्या हुआ। यहाँ पे ये लिन क्या है बेटा, ये कैरोलस लीनियस का लीनियस शब्द डिनोट कर रहा है ना, यानी कि उनका सरनेम है, जो जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो मैंजीफेरा इंडिका नाम था ये किसने दिया था, पहली बार लीनियस ने दिया था। यार तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, नीट में इससे भी सवाल आते हैं, जो नॉमेनक्लेचर का सवाल आता है वो इसी से आता है। यार कैसे लिखते हैं, साइंटिस्ट का नाम लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, साइंटिस्ट का नाम तो नॉर्मल नाम तो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, तो भी किससे शुरू होगा, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। पहली चीज मैं आपको लिखवा दे रही हूँ ताकि आप वैसे क्या कर लो, याद कर लो, लेकिन समझ के। तो नाम कैसा होगा, कैपिटल में। क्या इसको अंडरलाइन करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, ये रूल्स तो इसके लिए बने साइंटिफिक नेम के लिए, ये तो कोई साइंटिफिक नेम है ही नहीं, लिन तो क्या है उनका सरनेम है। ओके, तो ये कैसा होगा आपका नॉट अंडरलाइन, प्लस क्या आप इसको इटैलिक में लिखोगे तो भी नहीं, ठीक है, नॉट अंडरलाइन, नॉट इन इटैलिक्स, ना तो इसको अंडरलाइन करोगे ना तो इसको इटैलिक्स में लिखोगे। दूसरा, क्या यहाँ पे पूरा का पूरा उनका नाम लिखा है, पूरा लीनियस लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिखा है। तो तीसरा क्या होता है, जो क्रेडिट साइंटिस्ट का नाम है वो क्या होता है, इन एब्रीवेटेड फॉर्म। कैसे होता है, एब्रीवेटेड फॉर्म। जैसे आप देखते हो जीओवी बोले तो जीओवी क्या है, गवर्नमेंट का एब्रीवेशन है ना, एलटीडी बोले तो लिमिटेड का एब्रीवेशन है। वैसे ही आपका एब्रीवेटेड फॉर्म में क्या होगा, आपका साइंटिस्ट का या क्रेडिटर का नाम होगा, क्लियर। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक आपने डन कर लिया, इसको नोटबुक में एंड टेक्स्ट बुक में जब आप पढ़ रहे हो साइड में बनाओ, इतनी स्पेस क्यों देती है एनसीईआरटी, लिखने के लिए ना, भरो। टॉपर्स की टेक्स्ट बुक कभी साफ नहीं होती बेटा ना, जो बच्चे होते हैं हम बुक में नहीं लिखेंगे बुक गंदी हो जाती है, बिल्कुल नहीं, क्लियर। आपको बुक में ही सारी चीजें लिखनी है ताकि आप उसको जब भी रीड करो तो आपको नोटबुक खोलने की जरूरत ना पड़े। चलो आते हैं, ध्यान रख, क्लियर। अब रीड कर रही हूँ मैं आपके लिए, जो हमने पढ़ा वो देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है आज। नेम ऑफ ऑथर, है ना, ये चीज ध्यान रखना कि ऑथर का नाम हमेशा किसके बाद आएगा, आफ्टर द स्पीसीज। यानी आप यहाँ पे देखो तो मैंने लीनियस का नाम कहाँ लिखा है, स्पीसीज के बाद कि जीनस के बाद, जीनस तो ये रहा, स्पीसीज ये रहा, तो हमेशा नाम किसके बाद लिखते हैं। हाँ, एक चीज और पॉइंट ऐड कर लो कि जो भी साइंटिस्ट का नाम होता है इट इज रिटन आफ्टर स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज नेम के बाद आप किसका नाम लिखते हो, साइंटिस्ट का नाम लिखते हो, क्लियर। अब यहाँ पे फटाफट हम इसको देख लेते हैं, एनसीईआरटी ने क्या बोला था कि इसका एग्जांपल क्या दे दिया, मैंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है, इसको सेपरेटली अंडरलाइन नहीं किया लेकिन इसको किस किया है, इटैलिक फॉन्ट में लिखा है। आ जाओ, इट इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लिनियस। तो इस समय क्या पता चला कि जो भी ये स्पीसीज था इसको पहली बार किसने डिस्कवर किया, किसने डिस्क्राइब किया इसके बारे में, लिनियस। ओके, चलो। Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is known as classification. अब मैम ये कौन सी चिड़िया है ना, अब ये कहां से आ गई, अब तुमने क्या किया, सारी बातें जान ली, अब तुम्हारे पास इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप उसको कौन से कैटेगरी के अंदर रखोगे, है ना, कि मुझे इसको इस कैटेगरी में रखना है, इस कैटेगरी में रखना है। तो लास्ट स्टेप जो कि मैंने आपको छुड़वाया, 3 स्टेप बताया आपको, पहले कि आप उसको आइडेंटिफाई करो, दूसरा बोला कि आप उसको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखो यानी कैरेक्टराइजेशन करो, तीसरा उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप क्या करो, उसका नाम करो। अब नामकरण करने के बाद अब आपको डिसाइड करना है कि आप उसको कौन से कैटेगरी के अंदर रखोगे। अब हम कैटेगरी कितनी है, कहाँ कितने हमारे पास ऑप्शन है,
टोटल 7 कैटेगरी होती है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बाद हम पढ़ेंगे, है ना। किंगडम, फाइलम, डिवीजन, ऑर्डर, है ना, फैमिली, जीनस, ऐसे करके हमारे पास 7 अलग अलग कैटेगरीज है, जिसको याद करने की बहुत अच्छी आपको ट्रिक भी दूंगी ताकि आपको सीक्वेंस से याद है। क्या है, क्लासिफिकेशन सबको पता चल गया, उसके फीचर्स देख लिए, नाम देख लिया, अब उसको क्या करोगे आप, उसके कैटेगरी में रखोगे, उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करना। चलो आज क्लासिफिकेशन है क्या, क्लासिफिकेशन द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। यानी आप उसको रख तो रहे हो, लेकिन किसके बेसिस पे रखोगे। अब मान लो एग्जांपल लो कि अपने घर पे एक पौधा मिला, नया प्लांट है, आज तक दुनिया में किसी ने ढूंढा ही नहीं उसको, तो आपको पहले ये तो पता चलेगा कि भाई वो प्लांट है, मतलब इसका नाम किसको रखने की जिम्मेदारी दोगे आप, आईसीबीएन को। अब आईसीबीएन उसकी प्रॉपर्टी देखेगा, खासियत देखेगा एंड उसका नाम रखेगा। अब उसको पता चलेगा ना कि भाई इसको हम बायो में रखना है, कि एल्गे में रखना है, कि टेरिडोफाइट्स में रखने हैं, एंजियोस्पर्म में रखना है, कि जिम्नोस्पर्म में रखना है। क्लियर, ये सारे क्या हुआ, कैटेगरी। आपने उसकी सारी खासियत देखी, फिर आप तय करोगे कि आपको इसको कहाँ रखना है। क्लियर, तो यहाँ पे किसके बेसिस पर रखोगे, आप जो चीज दिख रही है बस वही रखोगे। तो यहाँ पे बात आई क्या, हमारे 3 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। क्लासिफिकेशन कितने तरह के, मैं साइड में लिख रही हूँ, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो टोटल 3 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन होता था उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। क्या कहेंगे, सबसे पुराने वाला जो क्लासिफिकेशन था, दैट इज कॉल्ड द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, इसमें क्या करते थे, जो चीज सिर्फ आपको ऊपर से दिख गई बस उसको देख के क्या करो, आपने नाम रख दिया, आपने उसको क्लासिफाई कर दिया। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फीचर को देखा जाता था, और जहां पे हम सिर्फ एक्सटर्नल फीचर को देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल फीचर। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी कह रही है इजीली ऑब्जर्वेबल, तो इजीली ऑब्जर्वेबल आपको कौन सी प्रॉपर्टी जो बहुत आसानी से दिख जाती है, ऑफकोर्स एक्सटर्नल फीचर। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया आपका, वेयर classification is done on the basis of external features only, external features only। यानी आप क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उसके एक्सटर्नल फीचर को देख के आपने उसको क्लासिफाई कर दिया, कैटेगरी में डाल दिया। ये था आपका ट्रेडिशनल। कुछ समय तो बहुत चला, लोगों ने उसको बहुत माना। फिर आएगी भाई ट्रेडिशनल नॉमेनक्लेचर या ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन करने से क्या, अगर मैं दो चीज एक जैसे ऊपर से दिख रहे, जरूरी है कि वो सेम ही हो अंदर से भी, बिल्कुल नहीं। तो धीरे धीरे जैसे साइंस की डेवलपमेंट हुई तो लोगों ने इस चीज को मानना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम किसी को भी सिर्फ ऊपर के फीचर देख के तो बांट नहीं सकते कि भाई वो दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है, हम दोनों को एक कैटेगरी में रखे कि नहीं रखे। ठीक है, तो इससे जन्म हुआ आपके दूसरे क्लासिफिकेशन मेथड का, दैट इज कॉल्ड दी मॉडर्न क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं उसको, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब इसमें क्या करते थे, यहां तक भी सेम है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई चलो ठीक है, आपकी बात मानते हैं, अब हम एक्सटर्नल फीचर भी देखेंगे, अब हम इंटरनल फीचर भी देखेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे व्हेन एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर्स आर टेकन केयर। जब एक्सटर्नल फीचर के साथ इंटरनल फीचर को भी ध्यान रखते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, बिल्कुल थम्स अप दे देंगे, है ना, बोलते चलेंगे कमेंट पे कि मैम बिल्कुल क्लियर है, जो भी पढ़ा रहे हो समझ में आ रहा है हमें, है ना, तो मुझे पता चलेगा बेटा। आ जाओ, तीसरा भी एक और आया जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे कि इसके बाद एक और सिस्टम आया जहां पे आप सिर्फ एक्सटर्नल नहीं देख रहे, इंटरनल नहीं देख रहे, बल्कि आप दोनों के पूर्वजों को भी देख रहे हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि दो एक जैसे इंसान दिख रहे, इसका मतलब तो बिल्कुल नहीं दोनों भाई बहन हो, या भाई भाई या बहन बहन हो, क्योंकि उनके हो सकते हैं ना कि भाई उनके पापा मम्मी अलग हो, उनका पूरा खानदान अलग हो, लेकिन शक्ल देखने से क्या आप दोनों को बोल सकते हो भाई दोनों जुड़वा है, मतलब भाई होंगे, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे एक और सिस्टम आया जो मॉडर्न के बाद आया, मैंने आपको जैसा बोला 3 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। थर्ड होता है आपका सिस्टमैटिक। क्या होता है सिस्टमैटिक, जिसके अंदर आप एक्सटर्नल भी देखते हो, इंटरनल फीचर भी देखते हो, प्लस आप उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशन भी देखते हो कि क्या मैं दो स्पीसीज को एक बोल रहा हूं, दो ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी में रख रहा हूं, तो क्या वो दोनों के पूर्वज भी सेम हैं, किसी वो ऊपर से देखने से सेम लग रहा है, अंदर से देखने से सेम लग रहा है। समझ में आया, तो ये क्या होता है आपका सिस्टमैटिक। इसका डेफिनेशन अभी स्पेस नहीं है, हम आगे लिखेंगे। ओके, चलो आ जाओ।
अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि भाई आपने इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक देख लिए और आपने उसको क्लासिफाई कर दिया। एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको तो चला है भाई वो कैट है, वो डॉग है, वो एनिमल है, वो प्लांट है। क्लियर? ये सारी चीजें कुछ भी नहीं बेटा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, अपने आगे चलते हैं। डन? चलो ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको? पक्का? चले चलो आगे बढ़ते हैं अभी। चलो आ जाओ, लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलो आ जाओ। ये ऐसे ही बार बार हो रहा है, क्यों हो जा रहा है ये? ओके, आई मुझे इसको रब ही करना पड़ेगा बार बार, नहीं तो ये नहीं हो रहा। मैं ऊपर करने के लिए चाहूँ तो ये बिना रब किए नहीं हो रहा। ठीक है, चलो कोई नहीं, शुक्र है हम रबर को तो बड़ा कर सकते हैं ना। चलो आ जाओ। ओके चलो, अब यहाँ से अपने आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट जो हमें कीवर्ड दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? टेक्सा। अब टेक्सा क्या होता है ना, क्योंकि बच्चे पूरे पढ़ेंगे नहीं, पहले उनको जो हाईलाइटेड वर्ड दिखेगा कहेंगे मैम ये क्या है, पहले ये बताओ। ठीक है, तो टेक्सा बोले बेटा कुछ नहीं है, अभी मैंने आपको बताया टेक्सा का मतलब होता है कैटेगरी। क्या होता है टेक्सा का मतलब? कैटेगरी। ओके, टेक्सा का मतलब क्या होता है? रैंक। ठीक है, यानी या टेक्सा का मतलब क्या होता है? पोजीशन। ओके चलो डन। तो व्हाट इज टेक्सा? जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को उसके पर्टिकुलर कैटेगरी में, रैंक में या पोजीशन कुछ भी बोल लो, है ना। जैसे आपने बोला कि भाई एक आर्मी है, उसमें एक कोई जनरल है ना, तो जनरल क्या है? उसकी पोजीशन है उस पूरे के पूरे कैटेगरी के अंदर, कि भाई आप एक आर्मी में हो कौन सी पोजीशन पे, तो दैट इज योर टेक्सा। क्लियर? तो जब हम ऑर्गेनिज्म को उनके अलग अलग टेक्सा में डालते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी। बेटा सीधी सी बात बोल दूं, टेक्सोनॉमी यानी क्लासिफिकेशन में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। यानी आप टेक्सोनॉमी बोलो या आप क्लासिफिकेशन बोलो, बोथ आर द सेम। क्या है? सबको क्लियर हो गया? टेक्सा क्या होता है? कोई भी कैटेगरी, कोई भी रैंक, पोजीशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करो जिसकी। ठीक है, एंड टेक्सोनॉमी क्या हुआ? टेक्सा में रखने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, तो ये रहा आपके 4 स्टेप प्रोसेसेस। पहला क्या होता है? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस ऑफ द बेसिक टेक्सोनॉमी। यहां तक डन। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, taxonomy is not something new. Human being has always been interested in knowing more and more about the various kind of organism, particularly with the reference to their own use, है ना। तो पहले लोग क्या करते थे? अच्छा गाय है, अच्छा ये क्या करेगी? दूध देगी, ठीक है दूध पीने में इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा गोबर देगी, चलो उपले भी बना लेंगे। तो लोग क्या करते थे? सिर्फ अपने मतलब देखते थे कि उस ऑर्गेनिज्म से आपको क्या मिल रहा है, बस उसके हिसाब से आपने उसको बांट दिया। क्लियर? लेकिन आपको पता है कि लोग ऐसे तो लंबे समय तो नहीं चल पाएगा भाई, हमें तो कुछ परफेक्ट चाहिए, कुछ साइंटिफिक चीज चाहिए। क्लियर? तब यहाँ पे आगे क्या हुआ? इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सम सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड, जैसे कि क्लोथ, ये सारी चीजें आपको बता दी। ये वही है कि अपने जरूरत का सामान खाली देखते थे, किससे मिल जाए उसके हिसाब से बांट देते थे। Hence the earliest classification were the based on the uses of the various organism. तो पहला का जो क्लासिफिकेशन था उसमें कोई साइंटिफिक चीज नहीं थी, उसमें ऐसा था कि किस ऑर्गेनिज्म को आप किस तरीके से सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हो अपने भले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। क्लियर? चलो आगे। ह्यूमन बीइंग were since long not only interested in knowing more about the different kind of organism and their diversity but also the relationship among them. तो इस तरह की रिलेशनशिप को क्या कहा आपने? फाइलोजेनेटिक रिलेशन। यानी अब आप सिर्फ उसका ऊपर का स्ट्रक्चर नहीं देखोगे, ऊपर के फीचर नहीं देखोगे, अंदर के भी फीचर सिर्फ नहीं देखोगे, अब आप क्या करोगे? आप उनका देखोगे फाइलोजेनेटिक रिलेशन। क्लियर? तो उसको हम क्या कहते हैं? जब आप रिलेशनशिप चेक करते हो कि भाई ये दोनों एक दूसरे के खानदान वाले हैं कि नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या कहेंगे? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, और ये था आपका एक नया कंसेप्ट सिस्टमैटिक के अंदर। तो अगर मैं आपको सिस्टमैटिक लिखा हूं तो सिस्टमैटिक में आप क्या करते थे? सिस्टमैटिक्स में क्या क्या चीजें हो गई इसके अंदर? एक्सटर्नल फीचर भी हो गया, प्लस इसके अंदर इंटरनल फीचर भी हो गया, एंड इन सबके साथ इसके अंदर फाइलोजेनेटिक जेनेटिक रिलेशनशिप भी आ गया। रिलेशनशिप। क्या यहां तक सबको क्लियर?
चलो आगे देखते हैं। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्स टू एज द सिस्टमैटिक। तो जहां पे आप फाइलोजेनेटिक रिलेशन देखते हो उस तरह के क्लासिफिकेशन को आप क्या कहते हो, सिस्टमैटिक। और ये जो सब सिस्टमैटिक था इसको किसने डिराइव किया था, अगेन दिस शब्द, दिस वर्ड है ना, दिस वर्ड इज coined by Carolus Linnaeus। इसको भी किसने कॉइन किया था, कैरोलस लीनियस ने। मैम ये शब्द कहाँ का शब्द है, अगेन एक तरह का लैटिन भाषा है, आया कहां से था, कैरोलस लीनियस की एक बुक थी, बोले तो एक पब्लिकेशन थी जिसका नाम उन्होंने रखा था सिस्टमा नेचुरा। ठीक है, तो सिस्टमा शब्द से इन्होंने सिस्टमैटिक शब्द को क्या किया, डिराइव किया था। क्लियर है यहाँ तक, आगे देखेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ सब कुछ मेंशन एनसीईआरटी में, देख लो यहाँ पे। तो द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव फ्रॉम दी लैटिन वर्ड, है ना, सिस्टमैटिक वर्ड कहां से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। एंड कहां से, कौन सा वर्ड था, ओरिजिनल वर्ड था सिस्टमा, उससे आपने क्या डिराइव किया, सिस्टमैटिक। ठीक है, विच मीन द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर, यहां तक सबको क्लियर है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। ओके, थोड़ा बड़ा करते हैं ना, इतना इतना चलेगा, आ जाओ नेक्स्ट। तो उनकी बुक का नाम क्या था, सिस्टमा नेचुरा। दिस इज दी पब्लिकेशन, क्या था ये, उनका पब्लिकेशन था जिससे उन्होंने सिस्टमेटिक शब्द को क्या किया, डिराइव किया। ठीक है, एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। The scope of systematic was later enlarged to include the identification, nomenclature and classification। यहाँ very important line systematic का, systematic take into account of evolutionary relation between the organism। क्या यही लिखा हमने अभी पीछे, बिल्कुल यही लिखा मैम, कि वहां पे हम एक्सटर्नल भी देखते हैं, इंटरनल देखते हैं, प्लस उसमें क्या देखते हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशन भी देखते हैं। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, पक्का। मैं आपको एक ही चैप्टर नोट से भी कराया, एनसीईआरटी से कराने का बस एक ही पर्पस है बेटा, कि आप वो चैप्टर एकदम रट जाए, है ना, मतलब वो चैप्टर आपको फिर दोबारा अलग से करने की जरूरत ना पड़े, ना तो एनसीईआरटी के लिए ना तो नोट्स के लिए। यहां तक का टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हमारा शुरू होगा टेक्सोनॉमी कैटेगरी। क्लियर, इसको पढ़ाऊं इससे पहले मैं आपको नेक्स्ट पेज पर लेके चलती हूँ, जहां पे हमें टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में दिया हुआ है। क्लियर, आ जाओ। ओके, ये सब देखेंगे फटाफट क्या है वो सारी चीजें। ओके, आ जाओ। जैसा कि मैंने आपको बोला, टोटल कितने टेक्सोनॉमी कैटेगरी हैं, हायरार्की कितनी, हायरार्की का मतलब क्या होता है, एक लेबल देना ना, कि छोटे से बड़े जा रहे हो, बड़े से छोटे, उसको क्या कहते हैं, हायरार्की। क्लियर, आ जाओ। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 7 हायरार्की है, इसको याद करने की ट्रिक है। ठीक है, दैट इज कीप पॉट क्लीन, ओहो क्या हो रहा है, अच्छे से लिखते हैं, आ जाओ। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। क्या है ट्रिक हमारी, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। सारे बच्चे रिपीट करेंगे अभी, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। इसका सीक्वेंस आता है एमसीक्यूज में ना, कि आपको ऐसा नहीं, आपको याद तो हो जाएगा, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, जीनस, है ना, लेकिन ये आपको सीक्वेंस से याद नहीं होगा। तो सीक्वेंस याद रखने के लिए आपको ये चीज याद रखनी है। मैम कीप से क्या हो गया, कीप से हो गया आपका किंगडम, ठीक है। फाइलम से क्या हो गया, पी से क्या, पॉट से क्या हो गया आपका फाइलम, है ना। इसके साथ में एक और आता है डिवीजन। जो फाइलम शब्द हम किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए। अगर आप एनिमल की बात करो तो आप क्या यूज करोगे, फाइलम। लेकिन आप डिवीजन की बात करो यानी कि प्लांट की बात करो तो क्या बोलोगे आप, कि वो उसका डिवीजन है। क्लियर, आगे अपने ये जो टेबल पढ़ेंगे उसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। आ जाओ। क्लीन से क्या हो गया आपका, क्लास हो गया। और से क्या हो गया आपका, ऑर्डर। फैमिली से फैमिली, गेट से जीनस, एस से स्पीसीज। क्या यहाँ तक सबको सीक्वेंस याद हो गया, ठीक है। बोले तो कीप बोले तो किंगडम, पॉट बोले तो फाइलम या डिवीजन, है ना। क्लीन बोले तो क्लास, और बोले तो ऑर्डर, फैमिली बोले तो फैमिली, गेट बोले तो जीनस, एंड सिक बोले तो स्पीसीज, ठीक है। चलो अब मैं चाहूंगी आपको इसी में सारी चीजें बता दूं, ताकि हम इसको खाली समझ लेंगे, मैं पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। क्लियर, आज अब यहाँ पे देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, आप इसका एरो ध्यान दो तो क्या हो रहा है, हमेशा नीचे से ऊपर जा रहे हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है कि जैसे आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हो,
तो जितनी भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या हो जाती है बेटा, कम होने लगती है। यानी कि जैसे ही आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ोगे तो क्या होगा, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। क्या लगेगी, किंगडम के पास आओगे तो क्या होगा, सिमिलैरिटी बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी। क्या होगी, सिमिलैरिटीज डिक्रीज, सिमिलैरिटीज क्या हो जाएंगी आपकी, प्लीज ओके सॉरी, सिमिलैरिटीज क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। डिक्रीजेस, डन। मैम ऐसा क्यों हुआ, अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझेंगे। जैसे सब तो समझो, हाँ एक एग्जांपल लो कि आप मान लो एक सोसाइटी में रहते हो और आप गुजराती हो, ठीक है, तो आपके सोसाइटी में बहुत सारे लोग गुजराती वाले होंगे, तो आपका जो भी त्योहार होगा आप सब लोग पूरे मस्त मजे से खुशी खुशी मनाओगे। ठीक है, अब वही मान लो कि आप उस सोसाइटी से कहीं बाहर आके रहने लगे, सिटी सेम है ना लेकिन सोसाइटी चेंज हो गई। अब जरूरी नहीं कि उस सेम सोसाइटी में अभी आपको गुजराती लोग ही मिले, अब वहां पे आपके अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, तो वहां पे क्या हो गया, आप थोड़े सीमित हो गए, आपके जैसे जो सिमिलैरिटी कल्चर था, सिमिलर जो कल्चर था वो क्या हो गया, थोड़ा कम हुआ। अब मान लो आप उस सिटी से बाहर निकल गए, अभी तक आप गुजरात में तो चलो ठीक है, आपके सोसाइटी में गुजराती नहीं थे लेकिन आसपास तो गुजराती थे, लेकिन आप सीधे गुजरात से बाहर निकल गए, तो अब क्या होंगे, आप अकेले पड़ गए, आपके जैसे जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है, जो सिमिलरिटी आप में है वो बाकी में नहीं है। अब आप क्या किए, अब इंडिया से सीधे बाहर निकल गए, तो अब मे बी आप एक सोसाइटी में रहते थे जहां पे पूरे गुजराती भरे थे, अब आप पूरे अब्रॉड रहते हो जहां पे कोई गुजराती ही नहीं है। जहां पे क्या हुआ, जैसे जैसे आप ऊपर के लेवल पे बढ़े वैसे वैसे आपके अंदर जो समानताएं थी, जो सिमिलैरिटी थी वो क्या होने लगी, घटने लगी, क्योंकि आपके अंदर और भी लोग मिलते जा रहे हैं, सीधी सी बात है क्लियर। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होता है, सिमिलैरिटी घटेगी। वही सेम इसका अगर हम उल्टा कर दे तो कि मैम अगर हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ आए तो फिर से आप अमेरिका शिफ्ट हुए, वहां से फिर आप वापस इंडिया आए, फिर से आपको अपने जैसे लोग मिलने लगे, फिर वापस गुजरात में आए तो फिर से आपको और अपने जैसे लोग मिलने लगे, वहां से फिर आप और अपने सिटी में आए तो वहां पे और लगने लगे, और सोसाइटी में चलते भाई सारी जगह गुजराती। यस, यहाँ पे क्या होता है कि जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हैं तो क्या होता है, सिमिलैरिटी इंक्रीजेस। क्या होगा, सिमिलैरिटीज इंक्रीजेस। क्या यहाँ तक सारे बच्चे को बिल्कुल क्लियर है, क्लियर, चलो यहाँ तक देख लिया। दूसरा इसमें से क्या सवाल बन सकता है मैम, जितना बन सकता है मैं आपको सारे बता देती हूँ, ठीक है। दूसरा, हाईएस्ट टेक्सोनॉमी कौन हो गया आपका, किंगडम, ठीक है, आपका हाईएस्ट है, सारे बच्चे को ये कलर विजिबल है, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, स्पीसीज, स्पीसीज क्या आपका लोएस्ट, ठीक है। यानी कि अगर आपको बोले कि असेंडिंगली अरेंज करो तो आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाओगे, आपको बोले डिसेंडिंगली करो, डिसेंडिंग बोले बड़ा से छोटा, तो क्या करोगे आप, किंगडम से स्पीसीज की तरफ उसको अरेंज करोगे। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गया, क्लियर। आई होप आपको गुजरात वाला एग्जाम्पल समझ में आएगा ना। चलो अब एक एक करके क्या करेंगे, इनको रीड करेंगे। अब एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी पहले आपको नीचे से शुरू करती है, पहले आपको स्पीसीज पढ़ाएगी, जीनस पढ़ाएगी, फैमिली पढ़ाएगी, ऑर्डर। अब सारे बच्चे कहेंगे मैम इतना सारा पढ़ना जरूरी है क्या, बिल्कुल नहीं जरूरी है ना। अब इसमें जितने भी डेफिनेशंस आपको दिए हैं उसमें से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ कीवर्ड्स अंडरलाइन कराऊंगी। वो कीवर्ड्स भी क्यों मैम, क्योंकि क्वेश्चन में क्या आता है, उनकी प्रॉपर्टीज दे देगा, बोलेगा पहचान, मैं किंगडम की बात कर रहा हूँ कि मैं फाइलम की बात कर रहा हूँ कि डिवीजन की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको उसकी कोई कीवर्ड भी पता रहता है तो चलेगा, अच्छा ये इसकी बात हो रही है, क्लियर। तो अपने कुछ कीवर्ड्स के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, बाकी हमें पूरी कहानी इसमें पढ़नी नहीं है ना, कुछ बहुत सारी इसमें बातें दी हुई हैं, एक्स्ट्रा चीजें हैं, तो एनसीईआरटी पूरी लाइन टू लाइन इसमें जरूरत नहीं, क्लियर। चलो आगे चले, अब मतलब पीछे चले, चलो देखते हैं, अब शुरू करते हैं। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। सबसे पहला हमारा आ गया क्या, जीनस, सॉरी स्पीसीज कहाँ गया, अच्छा नीचे होगा ना, ओके ये रहा आपका स्पीसीज। आज भाई देखते हैं स्पीसीज, आपको पहले जो अंडरलाइन करूंगा वही। अच्छा उससे पहले आपको एक चीज और बता दूं, है ना, एमसीक्यूज में खास करके नीट के एमसीक्यूज में एक तरह का और सवाल आता है, उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट लिखवा लो, सारे बच्चे के टेक्स्ट बुक में यहीं पे लिखा होना चाहिए। स्टेटमेंट होता है आपका, डैश इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डैश। अब जितने बच्चे पढ़ चुके हैं, आई वांट यू टू आंसर मी दिस क्वेश्चन ना, कि भाई इसका आंसर क्या है, डैश इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डैश। अब हम दो दो डैश दे दिया, एक भर देती हूँ तुम्हारे लिए, समझो कि मान लो कि यहाँ पे मैंने लिखा कि मैंने सपोज क्लास लिखा, ठीक है, मैं बोला क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड व्हाट। तो आप क्या करोगे, जब भी आपको कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दिया रहे
ठीक है, तो आप क्या करोगे, हमेशा उसके नीचे वाले का देखोगे। जैसे क्लास के नीचे क्या था कि पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, तो क्लीन के बाद क्या था, और था, यानी कि क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ऑर्डर। अब चलो वहीं पे सेम मैंने यहाँ पे रब करके दूसरा लिखा, मैंने बोला जो सपोज अब हमने बोला कि यहाँ पे फैमिली बोली, मैंने बोला फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड व्हाट, तो आपका आंसर क्या होगा, फिर से याद करो, फैमिली गेट सिक, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारा, जीनस। यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारा, जीनस। यानी कि जब भी आपको कोई ऐसा ग्रुप ऑफ रिलेटेड या आपको कुछ भी ऐसे प्रॉपर्टी से लाइन दिखे, मतलब समझ जाना जो भी लिखा रहेगा वो उसके नीचे वाली कैटेगरी की बात कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कौन आने वाला आपको नहीं पता, आपने अपना फ्यूचर नहीं देखा, लेकिन आपको अपना पास्ट तो पता है, तो आप अपने प्रेजेंट में रह के पास्ट को देख सकते हो, लेकिन अपने फ्यूचर को नहीं देख सकते। क्लियर, तो यहाँ पे आपको ये सेंटेंस याद रखना है, इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जो भी दिया रहेगा, ठीक है, आपको हमेशा उसके नीचे वाले का देखना है। अगर क्लास दिया तो क्लास के नीचे कौन आता है, ऑर्डर। अगर फैमिली दिया तो उसके नीचे कौन आएगा, जीनस। अगर जीनस दिया तो उसके नीचे कौन आता है, स्पीसीज। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल। चलो ये था आपका एमसीक्यूज के लिए, कि आपको एमसीक्यूज में हेल्प करेगा। चलो अब रीड करते हैं। और जैसा कि मैंने बोला, हमको पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो जो भी कीवर्ड्स हम सिर्फ क्या करेंगे, उसको ही अंडरलाइन करने वाले हैं। चलो पहला, स्पीसीज के अंदर क्या बोला गया कि आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती है। अब उससे पहले समझो स्पीसीज कौन होते हैं। स्पीसीज बोले आपने, नस्ल, प्रजाति, यानी स्पीसीज वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने में क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ना। अब जैसे तुमने बोला कि भाई लैब्राडोर और लैब्राडोर वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लैब्राडोर तुमने पम्मेलियन को रिप्रोड्यूस करा, रिप्रोडक्शन तो तब भी होगा क्योंकि तुम जबरदस्ती करा रहे हो ना, लेकिन नेचुरल तरीके से दो के जो ब्रीडिंग होती है वो हमेशा किसमें होती है, सेम स्पीसीज के अंदर होती है। रिप्रोडक्शन किसमें होता है, सेम स्पीसीज के अंदर। तो स्पीसीज की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने में क्या कर सके, ब्रीड कर सके, यानी इंटरब्रीडिंग जिनके अंदर होती है उनको हम क्या कहते हैं, स्पीसीज। क्या यहाँ पे सबको क्लियर। ये दूसरा क्या है, इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज मिलेगी, जो स्पीसीज में थी वो आपको सिमिलैरिटीज जीनस में मिलेगी। अब इसका एक एग्जांपल लो, जो सपोज मैंने एक क्लास ओपन किया है ना, और मैं उस क्लास की फाउंडर हूँ, ठीक है। अब मैं साल बढ़ते गए, आज मेरी क्लास को 25 साल हो गए, माय गॉड, है ना, 25 साल हो गए, ठीक है। तो अब मैंने शुरू किया था अकेले, फिर मेरे साथ मेरी बहन जुड़ी, उसके साथ मेरे और टीम जुड़े, आज करते 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 हमारे पास 100 टीचर्स। क्लियर, तो मैं तो उसमें भी प्रेजेंट हूँ, मैं तो 0 डे पे भी प्रेजेंट थी, आज मैं 25 ईयर्स पे भी प्रेजेंट हूँ, लेकिन मेरे साथ जो नए लोग ऐड हुए उनकी वजह से क्या, हमारी टीम बढ़ी। सेम चीज यहाँ पे भी होता है कि जो प्रॉपर्टी आपको स्पीसीज में मिलेगी वो प्रॉपर्टी आपको किंगडम पे तो मिलेगी, लेकिन क्या हो गया, फर्क आ गया, सिमिलैरिटीज क्या हो गई, घट गई। अब मैं जैसे पढ़ाती थी 25 साल पहले, मेरा पढ़ाने का टीचिंग क्या हो गया, थोड़ा ओल्ड हो गया। अब जो नए नए टीचर है उनका कुछ अलग स्टाइल होगा, वो कुछ और अलग तरीके से पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे। बेटा समझ में आ रहा है आपको, ओके। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे स्पीसीज के अंदर पहला कीवर्ड क्या रखोगे कि इनके अंदर आपको फंडामेंटल सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। क्लियर, आ जाओ। दूसरा, ये कैसे होता है, आपके क्लोज रिलेटेड स्पीसीज होंगे, इनके अंदर और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हाँ एग्जांपल देखो आपका मैंजिफेरा इंडिका, तो इंडिका क्या आपका स्पीसीज। सोलेनम ट्यूबरोसम, ये पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, तो ट्यूबरोसम क्या हो गया आपका स्पीसीज। पैंथेरा लियो, ये लायन का साइंटिफिक नेम है, तो लियो क्या हो गया आपका स्पीसीज। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है। अब अगर आपके एग्जाम में आएगा कि आपको टेक्सोनोमिक हायरार्की को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, तो आप पहले क्या करोगे, सातों के सातों हायरार्की बनाओगे, सिमिलैरिटीज बढ़ रही है, घट रही है, कौन हाईएस्ट कौन लोएस्ट, जो मैंने आपको मेंशन किया आप वो मेंशन करोगे, ठीक है। एंड देन आप क्या करोगे, थोड़े बहुत एग्जांपल दे दोगे। आपने जैसे एग्जांपल दिया कि भाई जो स्पीसीज होता है फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती है, तो वो इंटरब्रीड कर सकते हैं अपने में। यार एग्जांपल दे दो कि मैंजिफेरा इंडिका लिखा हमने, पैंथेरा लियो लिखा, पैंथेरा टिग्रिस लिखा, तो उसमें जो आपका टिग्रिस है, आपका जो इंडिका है, आपका जो लियो है, वो क्या है, उसका स्पीसीज नाम है। बस हो गया, आपको उसमें हो गए। अब ऐसे करके हर में आप थोड़ा एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे तो हो गया आपका। क्लियर, चलो आ जाओ आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट। ओके ठीक है, चलो जीनस। जीनस बोले तो क्या, ठीक है। अब जीनस के अंदर क्या होता है, देखो जैसा कि आपको लाइन लिखवाया था कि जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड, बेटा तो स्पीसीज आ गया ना। तो यहाँ पे आपको मैंने दो ब्लैंक कर दिया था ना, डैश इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डैश, तो आपको यहाँ पे जीनस दिया, तो आंसर में क्या भरा आपने, स्पीसीज, क्योंकि स्पीसीज क्या आता है जीनस के नीचे, यानी कि कभी भी आपको किसको देखना है, उसके नीचे वाले को। क्या पहला लाइन क्लियर। तो पहला डेफिनेशन तो आप ये सारे सब में दे सकते हो।
आप ऐसा फैमिली में भी दे सकते हो, ऑर्डर में भी दे सकते हो। मैं फैमिली में नहीं बोल सकती कि फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, क्या मैं ऑर्डर नहीं बोल सकती कि ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली? अब मैं ऊपर वाले क्यों देख रही हूँ बेटा, ये उल्टा सीक्वेंस लिखा है ना, आपने जो पढ़ा वो असेंडिंग ऑर्डर था, छोटे से बड़ा। यहाँ पे क्या है, आपको पहले सॉरी बड़े से छोटा, यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, पहले आप नीचे से पढ़ रहे हो फिर आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे। क्लियर, आ जाओ। तो फैमिली में क्या क्या याद रखना है कि अच्छा ये हो गया आपको, इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, इसमें कुछ दिया नहीं है, एग्जाम्पल आप याद कर लो कि आपने पोटैटो बोला कि सोलेनम टुबरोसम है, तो सोलेनम क्या है, उसका जीनस है। आपने बोला एनिमल का, कोई टाइगर का नाम पैंथेरा लियो है, तो पैंथेरा क्या हो गया, उसका जीनस नेम हो गया। क्लियर, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हो। अच्छा, आपको यहाँ पे दो शब्द दिख रहा है, एक दिख रहा है आपको फेलिस, दूसरा आपका एक वर्ड होता है कैनिस। कैनिस जो शब्द होता है ये हमारा होता है डॉग का जीनस। कौन सा जीनस है ये, डॉग जीनस। कुत्ते की जो नस्ल होती है, सॉरी जीनस प्रजाति, उसको क्या कहते हैं, कैनिस। एंड डॉग, कैट की क्या कहोगे, कैट की जीनस को क्या कहते हैं, फेलिस। ये हो गया आपका फेलिस इज योर कैट जीनस एंड कैनिस इज योर डॉग का जीनस। क्या है, क्लियर? चलो, इसमें और कुछ खास नहीं बेटा, वो आप एग्जाम्पल ये भी दे दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। देखिए नेक्स्ट है हमारा फैमिली। अब फैमिली में क्या अंतर है मैम, अगेन देखो, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, क्या यही पढ़ा हमने कि फैमिली में आप क्या करोगे, एक को नीचे वाले को देखोगे, तो ये भी आपका एक लाइन बन गया। इसमें क्या होती है, नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज कम हो गए, जितनी आपको स्पीसीज में दिखी उससे कम आपको जीनस में मिली, अब उससे भी कम आपको किस में मिलेगी, फैमिली में मिलेगी, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया आपको क्या, कि जो भी आपका सोलेनम है, ठीक है, जितने भी आलू टमाटर बैंगन सब उसके अंदर आ गए, पेटूनिया है, धतुरा है, ये सारे को आप क्या रखते हो, एक ही फैमिली के अंदर रखते हो। अब मैं यहाँ से आपको एक चीज बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा मदद करेगा। पहला, आप जब भी किसी की प्लांट की फैमिली की बात करते हो, अगर मैं बात कर रही हूँ प्लांट फैमिली की, तो उसमें लगाने के लिए हमारे पास कुछ सफिक्स होते हैं। सफिक्स बोले तो जो किसी शब्द के बाद में लगे तो उससे आपको मीनिंग दे दे। तो मैम क्या होता है, प्लांट की फैमिली में जो सफिक्स लगता है दैट इज ए, सी, ई, ए, ई, ये सफिक्स सब बच्चों को याद रखनी है। एनिमल की फैमिली में जो सफिक्स लगाते हैं, एनिमल की फैमिली में जो सफिक्स लगाते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी भी, टेबल पढ़ाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा सारे बच्चों को। क्या लगाते हैं हम, दैट इज डे, ए, ई, ठीक है, ए या ए ई है ना, ए सी ए, एक सेकेंड ना, क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, डी ए ई, बोले तो ए ई का क्या लगता है, ए ई लगता है, उसमें क्या लगेगा आपका ए सी ई ए ई। क्लियर, अब यहाँ देखो, ध्यान से देखो, जैसे आपने ये सोलेनम क्या है, ये सारे आप प्लांट की बात कर रहे हो, तो सोलेनम ये प्लांट वाले की फैमिली में लास्ट में क्या लगा, ई, ए सी ई ए ई, यानी इससे मुझे पता चल गया कि भाई एक तरह का फैमिली का नाम है ना, ये जीनस का नाम नहीं दिया है, स्पीसीज का नाम नहीं दिया, पहचानने का तरीका है। वैसे यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ पे ये फेलिडाई क्या था, अभी मैंने बताया फेलिस बोले तो कैट, तो कैट की फैमिली को क्या कहते हैं, फेलिडाई, इसमें सफिक्स क्या लगा, ए ई लगा, है ना, तो ए ई क्या पता चला कि ये एनिमल की किसी फैमिली की बात कर रहा है, और ए सी ई ए ई लगा मतलब वो किसी प्लांट के फैमिली की बात कर रहा है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर, बस और कुछ भी नहीं, यहाँ पे कैट का हो गया फेलिस, ठीक है, और उसका फेलिस क्या है, जीनस है ना, और फेलिडाई क्या है, उसकी फैमिली है कैट की, ठीक है, और यहाँ वही देखो कैनिडाई, कैनिस बोला था आपका डॉग का जीनस, तो कैनिडाई क्या हो गया आपका, डॉग का फैमिली, डॉग्स फैमिली। आई होप सबको क्लियर हो रहा है, अब बहुत नहीं बचा है ना, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं उसको क्या दिया है। चलो नेक्स्ट ऑर्डर की बात करें, अब ऑर्डर में क्या है, ऑर्डर देखो, मैं फटाफट आपको बता रही हूँ, कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ, क्या क्या चीज आप याद करोगे। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, नहीं ओके कुछ नहीं है इसके अंदर। हाँ बेटा आप इसमें खाली एग्जाम्पल याद रख सकते हो कि जो भी आपके ये दिए हुए हैं तीनों, ये सारे क्या है आपके ऑर्डर में। जैसे आप ह्यूमंस की बात करो तो ह्यूमंस का ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा, वी आर प्राइमेट्स, ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल हो गया ऐसा। वही आपका कार्निवोरा भी क्या है, आपका एक ऑर्डर है, जितने भी लोग मांस खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मतलब जो मांस ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं उनको हम कार्निवोरा कहेंगे। तो जिसके कार्निवोरा के अंदर कौन आ गया, आपके डॉग एंड कैट दोनों आ गए, क्योंकि दोनों कैसे होते हैं, मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं। ओके चलो आगे चले, डन है यहाँ तक, बिल्कुल डन है मैम, चलो नहीं स्वाइप द पेज, है ना, आप इस पे आ जाओ, ये तो हमने ऑलरेडी बात कर ली, तो इसको हम देख लेते हैं फट से क्या है, ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। अच्छा फाइलम एंड डिवीजन छूट गया क्या, नीचे था ना, हाँ ये रहा फाइलम रहा ना,
ये तो छूट गया हमारा, क्लास भी छूट गया था, बोलते नहीं हो तुम लोग। ओ नोट डाउन कर लेंगे, ओके। पानी पीना है किसी को? पानी वानी पी के आओ, ओके। चलो आ जाओ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लास। क्लास देखो क्या आपका, दिस कैटेगरी इंक्लूड द रिलेटेड ऑर्डर। अभी बताया हुआ है आपको कि क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बताया मैंने, ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर कौन आ गए, मंकीज आ गए, गोरिल्ला आ गए, है ना। हम सब क्या एक दूसरे के पूर्वज है ना भाई, मंकी बंदर बोलते हैं ना कि सब बंदर की प्रजाति हम लोग हैं, क्लियर। तो ये सारे क्या हो गए, और हमारा क्लास क्या हो गया, मैमेलियन। तो ऑर्डर क्या है ह्यूमंस का, प्राइमेटा। क्लास कौन से बिलोंग करते हैं, मैमल्स, ठीक है। चलो मैमेलियन, ओके। फिर वही आपका जो ऑर्डर कार्निवोरा है, इसके अंदर कौन कौन आ गया, अभी आपने बोला कि डॉग कैट आया, इसके साथ इसके अंदर लायन, कैट, डॉग, टाइगर सब आ गए। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? चलो आगे फाइलम की बात करें तो फाइलम किसके लिए यूज करते हैं, पहले लिखो कि हम ये एनिमल के लिए यूज करते हैं मैम, है ना। और हम इसमें एक और क्या पढ़ा था हमने, डिवीजन। डिवीजन किसके लिए यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। डन, आ जाओ। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स अलोंग दिस। इधर कुछ नहीं है, सारे के आपके अलग अलग फाइलम्स हैं कि भाई जितने भी एनिमल्स आएंगे वो सारे के आपके फाइलम हैं। डन, चलो आगे। कुछ भी नहीं है इसमें बेटा, है ना। आप इसमें से जो भी कीवर्ड से आपको अंडरलाइन उतना भी कर लोगे, ये इट इज मोर देन सफिशिएंट, है ना। सफिशिएंट से भी ज्यादा है वो। चलो आ जाओ नेक्स्ट। इसमें देखो ये सारी कुछ चीजें लिखी हुई है कि किसके अंदर क्या क्या चीजें, ओके। आ जाओ किंगडम पे। किंगडम का आपने क्या बोला कि इट इज दी हाईएस्ट कैटेगरी। क्या है आपका, हाईएस्ट टेक्सा है। अच्छा टेक्सा समझ में आ गया ना, किंगडम एक टेक्सा है, फाइलम एक टेक्सा है, ऐसे टेक्सा है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर क्या होगा, हाईएस्ट कैटेगरी, कहीं पे लिखा होगा कि जैसे आप ऊपर बढ़ोगे ना आपकी सिमिलरिटीज कम होगी, कहीं दिख रहा है आपको? हाँ ये रहा, हायर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ द टेक्सा अंडर द लेवल। यार यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। हाँ ये जो टेबल आपको दिख रहा है, ये टेबल सारे बच्चे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ये टेबल आपको याद भी करनी है। नीट में दूसरा सवाल इस टेबल से ही आता है बस। अगर आपको नीट करना है इस चैप्टर से, ऐसा तो सवाल नहीं आ रहा 2 साल से, आता भी तो 2 क्वेश्चन का वेटेज होता है, दैट इज समथिंग 4 to 8 मार्क्स, जो कि बहुत ज्यादा है ना। तो इसके लिए आपको ये टेबल अपने पास तो याद करके रख ही लेना है। चलो टेबल देख लेते हैं फट से। अब जो आपने पढ़ा उसको थोड़ा यहाँ पे इंप्लीमेंट करो, देखो। आज इसमें क्या था, जैसे आपने देखा कि मैंस का साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियन। तो होमो क्या हो गया इसका जीनस, सेपियन क्या हो गया इसका स्पीसीज। मक्खी, मक्खी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका। वीट का क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिकम, ठीक है, एस्टिवम। उसके बाद मैंगो का क्या हो गया, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नेम तो आपको याद हो गए, ये तो आपको ऐसे ही याद हो गया, आपने याद कर लिया। तो फैमिली देखो, मैन क्या है, इंसान है ना, एनिमल्स है हम लोग, तो एनिमल्स की फैमिली में क्या लगता है, ए लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखो हाउस फ्लाई क्या है, वो भी एनिमल के अंदर ही बिलोंग किया, तो इसके अंदर भी सफिक्स क्या लगा, ए ई लगा। वही मैंगो एंड वीट क्या है, प्लांट है ना आपका, तो इसकी फैमिली में क्या सफिक्स लगा, ए सी ई ए ई, ए सी ई ए ई। क्या सभी बच्चों को पहचानने आ रहा है कि आप देख के कैसे पहचानोगे कि वो फैमिली नेम लिखा है इस तरह के सफिक्स से, क्लियर। यहाँ पे आपका ऑर्डर है कि भाई मैंस का ऑर्डर क्या है, प्राइमेट, अभी आपको बताया। हाउस फ्लाई का डिप्थेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नीट में इसी से सवाल आता है, इसमें से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैंगो का ये हो गया, ये सारी चीज क्या याद है, सभी बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल, ठीक है। चलो तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 1 जो था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आई होप सबको बहुत अच्छा समझ में आया। आप लोग लाइक भी करोगे बेटा, है ना। और आपको जो भी डाउट लगे, कुछ भी अगर इसके बाद भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो सारे बच्चे दोनों लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे, ओके। बाय, टेक केयर, सी यू।